हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। आपका जो एएन के लिए आरबीएससी का जो सिलेबस आया है, अपन उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, किस तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ें अपन देखेंगे। जैसे कि आपको बताइए कि यहाँ पे जनरल जो पेपर दे रखा है, मेनली जो आपके ब्रांचेस है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एस्पेक्ट से है यहाँ पे। इसके बाद वैकेंसीज़ वगैरह भी मैं आपको डिस्कस कर लूँगा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो आपको कितने नंबर की जनरल कट ऑफ जा सकती है इस एग्ज़ाम पेपर के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको दो पार्ट्स में इन्होंने रख रखा है। सबसे पहले बोल रखा है कि एग्ज़ाम आपका प्रिलिमिनरी में हो रहेगा और फिर मेंस में आपका एग्ज़ाम रहेगा। जो आपका प्रीलिम्स होगा या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर क्या होगा, दो पेपर रहेंगे कंसिस्ट। नंबर वन इज़ अ वन कंपलसरी पेपर एंड वन इज़ द ऑप्शनल पेपर। वन इज़ अ कंपलसरी पेपर का मतलब क्या है कि जिसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि उन्होंने बता रखा है कि कंपलसरी पेपर के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान, इट्स जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में आएगा। ये 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद अगर आप बात करेंगे जो ऑप्शनल पेपर है, जैसे कोई मैकेनिकल का बंदा है तो वो मैकेनिकल के लिए इस एग्ज़ाम को फाइट करेगा, जो सिविल से है वो सिविल के लिए करेगा, जो इलेक्ट्रिकल के लिए वो इलेक्ट्रिकल के लिए फाइट करेगा और जो एग्रीकल्चर के लिए वो एग्रीकल्चर के लिए फाइंड करेगा। तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपका 200 मार्क्स के लिए पेपर रहेगा इसके अंदर। तो क्योंकि मैं यहाँ मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे आपके सामने मैकेनिकल से रिलेटेड ही सिलेबस को डिस्कस करूँगा आपके सामने। जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी वो आपकी आरबीएससी एएन की वीडियोस आएंगी, उसके अंदर मैकेनिकल का सिलेबस रहेगा और एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट पूरा जो एक चैप्टर है या पूरा सब्जेक्ट है उसको मैं कंसीडर करूँगा, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो पार्ट ए है उसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसके भी पार्ट मतलब पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल के अंदर भी पेपर 3 एंड पेपर 4 हो चुके हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने हिंदी को अलग ही रख दिया है कि हिंदी का 100 नंबर का अलग ही आएगा। मतलब जो 200 नंबर अभी आप बात कर रहे थे ऊपर, उसको भी उन्होंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक 100 और एक और 100 में। और उसके बाद जो अलग 100 नंबर है वो है आपके सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंजीनियरिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सेकंड जो चीज़ आती है जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके अंदर भी उन्होंने क्या बोला कि एनी वन सब्जेक्ट टू दी ऑप्टेड बाई द कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट इज सिलेबस विल बी हैव टू द टू पार्ट्स। यानी कि जो आप यहाँ देखेंगे, अगर जैसे मैंने मान लीजिए मैकेनिकल ले लिया तो मैकेनिकल को जो पूरा सिलेबस इन्होंने जो नीचे दे रखा है उसको ये दो पार्ट्स में ले लेंगे, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर अपन इसके दो सिलेबस को ले लेंगे और दोनों का 100 नंबर का अलग अलग आएगा। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो जैसे मैंने पहले बताया था सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर है। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद होगा पर्सनैलिटी एंड वाइवा बॉस एग्जामिनेशन, यानी कि आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट हु सच मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द रिटन टेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो आपके ऊपर था मेन एग्जामिनेशन था, उसके बाद आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि नो कैंडिडेट हु फेल्स टू ऑब्टेन द मिनिमम 35% मार्क्स इन द ईच टू कंपलसरी पेपर एंड मिनिमम ऑफ द 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट शैल बी कॉल्ड बाई द कमीशन फॉर द इंटरव्यू विच कैरीज अ 72 मार्क्स। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर बात करते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट है, अगर वो हर एक पेपर के अंदर, अगर आप बात करेंगे कि हर एक पेपर के अंदर यहाँ पे जो आपका कंपलसरी पेपर है उसके अंदर 40% और जो आपका मेन पेपर है उसके अंदर 35% मार्क्स लेके आ जाता है तो उसको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई इस चीज़ के बारे में। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ जो कंपलसरी पेपर है उसके बारे में। तो कंपलसरी पेपर का जो सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पे जो पार्ट ए था उसको भी दो हिस्सों में बांट रखा है। तो उसने बोला कि जो पेपर है वो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट्स जियोग्राफी और इकोनॉमी एंड कल्चर के बारे में किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे जब से आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आने से एग्ज़ाम की डेट वो आपको पता है कुछ 28 सितंबर दे रखी है उन लोगों ने। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो इससे 1 या 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स और उसके बीच का करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ अ गुड इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद उन्होंने बोला है कि क्या क्या चीज़ आपको करना है कि करंट अफेयर्स में करंट इवेंट ऑफ द स्टेट, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल आपकी एजेंसीज एंड देयर एक्टिविटीज़, गेम स्पोर्ट्स एट द स्टेट्स, नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल्स। तो आपको अभी जैसे ओलंपिक्स हुए हैं,
मेन जैसे गेम्स की अगर बात करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो ओलंपिक्स मेन आएंगे कि कौन कौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, या पैरा ओलंपिक्स की बात की जाएगी। सेम टाइम पे अभी मोदी जी इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे यूएसए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अभी यूक्रेन गए थे तो यहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ दी। इस तरीके से आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। सेम आपकी अगर बात करेंगे करंट अफेयर जो आपके राजस्थान के अंदर चल रहे हैं, कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स बने थे उनको हटा दिया, ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे मैटर करेंगी करंट अफेयर से लेके। हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करूंगा यहाँ पे, तो हिस्ट्री एंड कल्चर के नाम पे आपको बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि लैंडमार्क देख रहे हैं, कि आपको पता है कि ये डैम कहाँ पे है, ये डैम कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा गेम खेला जाता है, कौन सी आपकी भाषाएं यूज़ होती हैं, कौन तरह की आपकी लिपीज़ यूज़ की जाती है, तो वो यहाँ पे आपका पूरा देखने के लिए मिलेगा हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर। और इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपको, तो ये ही 200 नंबर है आपको जो मेन है, इसमें 35% आपको लेके आने हैं। नेक्स्ट है जनरल साइंस की बात करूंगा, तो जनरल साइंस के अंदर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके जनरल साइंस से रिलेटेड, जैसे बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, उससे रिलेटेड सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन, एलिमेंट्स, मैटर, ऑब्जर्वेशन, जो स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं वो आपको यहाँ पे आएगा इस पेपर के अंदर। फिर आगे इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जियोग्राफी एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, के आपके राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे आपके वेजिटेशंस कहाँ से हैं, सॉयल रीजन्स कहाँ पे हैं, कहाँ कोल माइंस हैं, कहाँ पे क्या है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो पेपर इजी नहीं होगा अगर आप इसके एस्पेक्ट से देखेंगे। क्योंकि आई एम ए इंजीनियर, तो मैं इसी चीज़ की बात करूँगी जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है उसके बारे में, जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर आएगा मेनली यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 40% मार्क्स आपको लेके आना ही ज़रूरी है। तो यहाँ आप मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर आ जाता हूँ सीधे डायरेक्टली। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख लेते हैं। ज़्यादा टफ सिलेबस है नहीं है, बहुत सिंपल सिलेबस है एज़ कम्पेयर अगर आप गेट के एग्जामिनेशन से या ईएसई के एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस सिलेबस को देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो कैंडिडेट हैं अगर जिन्होंने कर रखा है गेट वगैरह, तो उनके लिए सिंपल बहुत सिलेबस है। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि नंबर 1 इज़ अ थ्योरी ऑफ मशीन्स की बात कर देता हूँ, कि थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी हैं इन्होंने, बहुत कम ही चीज़ें दे रखी है। जैसे उन्होंने बोला काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं, काइनेमेटिक चेन क्या है, मैकेनिज्म उसके इन्वर्जन, स्लाइडर क्रैंक चेन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट इन द मैकेनिज्म एंड देयर द डिटर्मिनेशंस। आपका कोरोलिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, कोरोलिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेक, डायनामोमीटर, टाइप ऑफ गियर, गियर ट्रेन, टाइप ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर एफर्ट्स एंड पावर स्टैटिक्स, डायनेमिक बैलेंसिंग्स, वाइब्रेशन की बात की यहाँ पे इन्होंने, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की। तो इसके साथ आपका सिलेबस खत्म हो जाता है थ्योरी ऑफ मशीन का यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो थ्योरी ऑफ मशीन है वो यहाँ आपकी पूरी खत्म हो चुकी है, यानी कि टोम का सिलेबस यहाँ हो गया खत्म। इसके बाद करेंगे यहाँ पे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही कम सिलेबस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अगर गेट के सिलेबस के हिसाब से देखूँ तो स्टैटिक स्ट्रक्चर इन द मशीन्स पार्ट, डिफॉर्मेशन, यूनिट डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, डायरेक्ट स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, कंपाउंड स्ट्रेसेस, टॉर्जनल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम यानी एसएफडी बीएमडी, लैमिनेटेड एंड द कॉइल स्प्रिंग, शार्प, थिक एंड थिन वॉल प्रेशर, कॉन्सेप्ट ऑफ द फटीक, फ्रैक्चर एंड क्रीप। यहाँ पे आपका सोम खत्म हो गया, मतलब इतना सा सिलेबस दे रखा है, आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पे आपका सोम खत्म हो गया। उसके बाद मैं आगे बात करूँगा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे जो आप देखेंगे जनरली वो देखेंगे आप थर्मोडायनेमिक्स को, उससे ऊपर के सब्जेक्ट्स में बात करूँगा पर वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं नीचे आ गया। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा छोटी दे रखी है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू डिफरेंट फ्लो, नॉन फ्लो सिस्टम, गैस पावर साइकिल यानी कि आपकी ब्रेटन साइकिल, वेपर साइकिल वो चीज़ हो गई, और वेपर पावर साइकिल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स 80 खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसके नीचे एक सब्जेक्ट दे रखा है हीट ट्रांसफर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो भी बहुत कम दे रखा है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के फिनोमिना बताने हैं आपको, कंबाइंड मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, क्रिटिकल इंसुलेशन, फिन्स, नॉन डायमेंशनल नंबर्स अप्लाइड टू द हीट ट्रांसफर, थर्मल बाउंड्री लेयर, इंट्रोडक्शन टू द फेज हीट ट्रांसफर एंड हीट एक्सचेंजर। बहुत ही सिंपल सिलेबस। और यहाँ पे आपका हीट ट्रांसफर भी खत्म हो गया बहुत जल्दी तरीके से। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो नया सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे नाम दे रखा है, उसका नाम दे रखा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से, पर उसके अंदर पूरी आरएसी दे रखी है, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात हो रही है।
बेसिक एयर एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गई आपकी, जैसे आप देखेंगे आपको पता ही है, बेल कॉनवेन साइकिल हो गई आपकी, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल हो गई, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल हो गई, तो वही चीज़ है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक्सपेंशन डिवाइसेस आपके, रेफ्रिजरेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, एयर कंडीशनिंग फॉर द ह्यूमन कंफर्ट एंड द कंफर्ट चार्ट एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन यानी HVAC। और इसके साथ आपको यहाँ पे RAC भी खत्म हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट चीज देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड टर्बो मशीन्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी इतना सिलेबस नहीं दे रखा है क्योंकि टाइम लिमिट ज़्यादा नहीं दिया एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इसलिए। तो फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो, डायमेंशन एनालिसिस, उसके लिए आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन टू द बाउंड्री लेयर फ्लो, फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप्स, फ्लो मेजरमेंट, हाइड्रोलिक्स पंप्स, टर्बाइंस, एयर कंप्रेशर, गैस टर्बाइंस एंड द स्टीम टर्बाइंस, दैट्स इट। और यहाँ पे आपका फ्लूइड मशीन्स और टर्बो मशीन्स खत्म हो जाता है इस जगह पे। नेक्स्ट जो चैप्टर दे रखा है वो है यानी कि आपका पावर जनरेशन, जिसके अंदर आपका आईसी इंजन का ज़्यादा पार्ट दे रखा है पावर जनरेशन के अंदर, जैसे SI स्पार्क इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कंबशन फिनोमेना, फ्यूल, कार्बोरेटर, इंजेक्शन सिस्टम, हाई प्रेशर मॉडर्न बॉयलर्स, स्टीम पावर प्लांट्स लेआउट, डिफरेंट एसेसरीज एंड माउंटिंग्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, MHD एंड द बायोगैस पावर प्लांट। इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड शेयरिंग ऑफ द लोड टेक्निक्स ऑफ द डिफरेंट पावर प्लांट्स, और यहाँ पे आपके जो पावर जनरेशन है वो भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो वो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो कि आपको पता ही है कि गेट के अंदर 20 मार्क्स के आसपास आता है, प्योर थ्योरी रहती है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। किस पे आऊँगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप देखेंगे मोल्डिंग एंड कास्टिंग मेथड, प्रिंसिपल ऑफ द आर्क एंड गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, मेटल फॉर्मिंग, बेसिक मशीन्स, बेसिक मशीनिंग प्रोसेस, machine tools, hot and cold working processes, mechanism of the metal cutting, geometry of the single point cutting tool and material। और यहाँ पे आपका MT और MP खत्म हो जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये दोनों चैप्टर इतने से में खत्म हो गए। इसके बाद देखेंगे जो गेट में बहुत कम आता है वो है आपका मटेरियल साइंस। तो यहाँ पे इन्होंने इसका सिलेबस दे रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, स्पेसिस लैटिस क्या है, क्रिस्टलाइज लाइन क्या है, आपके अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, APF क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या आता है, इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस क्या होता है, वर्क हार्डनिंग क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, हीट ट्रीटमेंट क्या है, कंपोजिशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन, कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, कोरोजन क्या है, प्लास्टिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है। और इसके बाद जो बच रहा है एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपने पढ़ रखा है, गेट के अंदर 2 या 4 मार्क्स का आता है, पर्टेंट CPM से क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपने देखा ये पूरा सिलेबस, इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में? अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे कि ये जो सिलेबस है इसको भी ये इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं कि 200 मार्क्स में पूरा आएगा और 2 पार्ट लेंगे इसके, यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर आपका 4 के अंदर 100 नंबर के ये इनको डिवाइड करेंगे। तो वो यहाँ पे दे रखा होगा कि किस हिसाब से इसको डिवाइड करना है 2 पेपर के अंदर। और बाकी आपने देख लिया कि ऊपर आपका जो सिलेबस है मेनली। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए अच्छी होने वाली है आगे, क्योंकि मैं सिलेबस डिस्कशन करूंगा इसके अंदर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वीडियोस देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।